हेलो फ्रेंड्स, पीकेजे क्लासेस में आपका स्वागत है। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए सेपरेट सेगमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस पेपर इंटाइटल्ड पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट। और इस सेगमेंट में हम पीस और कॉन्फ्लिक्ट का जो पेपर है, जो बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स और प्रोग्राम बीए प्रोग्राम दोनों में ही दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस का हिस्सा है, उसके आज जिस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं वो टॉपिक है मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी। एक्चुअली एक 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 मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि देयर इज़ वन फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस जो कि डीयू में पूछा जा चुका है, और एक क्वेश्चन है द सर्कुलैरिटी ऑफ द मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी मॉडल वाज एन इम्पॉर्टेंट इनोवेशन इन द फील्ड ऑफ डिप्लोमेसी। यानी कि बहुवर्गीय कूटनीति मॉडल की का जो प्रयास है, इसे मैं वो करूँगा प्रयास कूटनीति में एक नवीन आविष्कार है, इस पर टिप्पणी करिए। ये जो है सवाल पूछा जा सकता है। वैसे सवाल जरूर से रहेंगे मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी पे, आपको ये याद रखना है, इसके बगैर क्वेश्चन सेट नहीं होगा। तो इस बार जैसे आपको पहले से ही पता होना चाहिए, इस बार आपको जो है कम ऑप्शंस हैं, कम ऑप्शंस में से आपको करने हैं क्वेश्चंस, है ना। तो आपको पहले की तरह ऑप्शंस नहीं है, इस बार आपको हो सकता है इस बार जो है आपको कम जो 4 क्वेश्चंस करने होंगे, और जो ऑप्शंस पहले जैसे 10 होते थे वो नहीं होंगे इस बार ऑप्शंस कम होंगे आपको। तो आपके लिए वैसी स्थिति में मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें क्वेश्चंस हर बार सवाल आने की गुंजाइश होती है, और इस बार आएंगे ही। तो आपको इसको इसी आधार पे इसको तैयार करिए। 100% ये क्वेश्चंस आने जा रहा है मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी। तो जो हम इसमें आपको बता रहे हैं, आप लोग स्टार्ट करिए अगले पॉइंट से। पॉइंट वाइज हम इसको करवाएंगे, और खासियत है हमारे इस वीडियो की कि वी आर गोइंग टू प्रिपेयर यू इन बाईलिंगुअल मोड, हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम बोलेंगे, और जिससे कि दोनों ही के लिए आप लोग के लिए इजी होगा इस नोट्स को बनाना। तो पहला पॉइंट जो मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी में हम लिखेंगे, बेसिकली ट्रैक्स आर नथिंग बट द चैनल्स दैट स्टेट यूज एज द मीन्स ऑफ रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट थ्रू पीसफुल मेथड। तो ट्रैक जो है वो और कुछ नहीं है बल्कि एक चैनल है जिसके माध्यम से दो राष्ट्रों के बीच विवादास्पद मुद्दों को सुलझाया जाता है। तो जो भी कॉन्फ्लिक्ट के इशूज हैं उसको आप ट्रैक के माध्यम से सुलझाते हैं, अगर आप इसको समझने के तहत समझे तो। दूसरा पॉइंट, जैसा ये टर्म ही है मल्टी ट्रैक, तो किसने क्वाइंट किया इस टर्म को? तो डॉक्टर लुइस डायमंड क्वाइंट द फ्रेज मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी। डॉक्टर लुइस डायमंड ने मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी मुहावरे का प्रयोग किया है, और हम जानते हैं कि डिप्लोमेसी के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं और उनको एक साथ समग्र रूप से मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी कहा जाता है। सो नाउ थर्ड पॉइंट इज इट कंसिस्ट्स 9 ट्रैक. So there are 9 track, 1 to 9 track is there for making and conflict resolution. यानी इसके अंतर्गत 9 ट्रैक है जिसके माध्यम से शांति स्थापना और विवादों को जो है सुलझाया जाता है। तो देखिए पहला ट्रैक क्या है? पहला ट्रैक है गवर्नमेंट और पीस मेकिंग थ्रू डिप्लोमेसी। मतलब ये सरकार के द्वारा स्थापित शांति प्रयास है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ सरकार या स्टेट इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर क्रिएटिंग पीस। तो यहाँ जो है सरकार का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ट्रैक 1 में। सेकेंड पॉइंट, इट इज ऑल्सो नोन एज फॉर्मल और स्टेट लेड एस्पेक्ट ऑफ डिप्लोमेसी। मतलब यह जो है औपचारिक या राज्य प्रेरित डिप्लोमेसी कहलाता है। औपचारिक क्यों है? क्योंकि औपचारिक उसको कहते हैं जो बहुत सिस्टमेटिक होता है, जिसको राज्य आगे बढ़ाता है, जिसके बहुत कायदे कानून बहुत लिखित होते हैं, उसको औपचारिक कहते हैं। और थर्ड वन इज रिलेटेड टू गवर्नमेंट पब्लिक पॉलिसी। मतलब यह सरकारी लोक नीति से संबंधित होता है, यानी ये सरकार के द्वारा बढ़ाया गया है। मतलब आपको एक शब्द में याद रखना है, सरकार के द्वारा जो बढ़ाए गए जो भी प्रयास है शांति का, वो ट्रैक 1 है। सेकेंड वन इज ट्रैक 2 डिप्लोमेसी। एनजीओज, प्रोफेशनल और पीस मेकिंग थ्रू कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। मतलब आपने देखा ट्रैक 1 में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? ट्रैक 1 में इंपॉर्टेंट था स्टेट, लेकिन ट्रैक 2 में इंपॉर्टेंट क्या है? ट्रैक 2 में है यह गैर सरकारी संगठनों से जुड़ा प्रयास है। मतलब गैर सरकारी संगठन या पेशेवरों के माध्यम से इसको बढ़ाया जाता है। जो सरकार का पार्ट नहीं है वो सब इसको बढ़ाते हैं। सो सेकेंड पॉइंट इज इंस्टीड ऑफ स्टेट एनजीओज आर प्लेइंग सेंट्रल रोल हेयर।
तो यहाँ राज्य के स्थान पर जो है गैर सरकारी संगठन जो है वो महत्वपूर्ण हिस्सा इसमें लेते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका का अदा करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ स्टेट नहीं है, यहाँ एनजीओज इंपॉर्टेंट है। और आप बोलेंगे तब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो इसका एग्जाम्पल है एमनेस्टी इंटरनेशनल। जैसे कि आप वर्किंग इन द एरिया ऑफ ह्यूमन राइट एंड नो वी नो दैट इफ देयर आर एनी टाइप ऑफ वायलेंस then human right based violence are created or happen, then Amnesty International became so serious। अगर वैश्विक स्तर पे कहीं पे भी कुछ भी विवाद होता है, कुछ भी मानव अधिकार के हनन का कोई मामला आता है, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल अपने स्तर पर इसे प्रयास करता है। ये सरकार का हिस्सा नहीं है, गैर सरकारी संगठन है, लेकिन वैश्विक रूप से इसका काफी अहम भूमिका है, काफी इसका महत्वपूर्ण स्थान है वैश्विक स्तर पर। थर्ड ट्रैक इज बेसिकली रिलेटेड टू बिजनेस और पीस मेकिंग थ्रू कॉमर्स। मतलब यह व्यवसायिक गतिविधियों या वाणिज्य से जुड़ा होता है। मतलब आपने देखा ट्रैक 1 में क्या था कि स्टेट बढ़ा रहा है, ट्रैक 2 में क्या है, एनजीओज और जो प्रोफेशनल्स हैं, जो पेशेवर समाज हैं, वो उसको बढ़ा रहे हैं। लेकिन ट्रैक 3 में क्या है कि यहाँ मेन पर्पस है बिजनेस का, मेन पर्पस है कॉमर्स का, इसके माध्यम से इसको बढ़ाया जाता है। सेकेंड पॉइंट इज दिस इज द फील्ड ऑफ बिजनेस एंड इट्स एक्चुअल एंड पोटेंशियल इफेक्ट्स on peace building through the provision of economic opportunities, international friendship and understanding, informal channel of communication and support for other peace making activities। मतलब इसमें जो आर्थिक अवसर प्रदान किया जाता है, जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी प्रदान किया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय मैत्री यानी फ्रेंडशिप और आपसी समझ यानी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को इसमें बहाल किया जाता है, और जो कम्युनिकेशन है उससे जुड़े अनौपचारिक चैनल। देखिए, औपचारिक चैनल हमेशा राज्य बढ़ाएगा, लेकिन अनौपचारिक चैनल जो है वो थर्ड पार्टी बढ़ा सकता है। तो अनौपचारिक चैनल का इसमें विकास करेंगे। तो और इसका मुख्य मकसद क्या होगा, शांति स्थापना करना होगा। तो इस लिहाज से ट्रैक 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बिजनेस और पीस मेकिंग प्रोसेस को जो है और कॉमर्स को जो है ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है, ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है। नेक्स्ट वन इज ट्रैक 4। Track 4 basically is related to private citizen or peacemaking through personal involvement. So whatever we had seen earlier, first one is track 1 is state-led diplomacy, track 2 is NGOs-led diplomacy, track 3 is बिजनेस और कॉमर्स लेड डिप्लोमेसी, और यहाँ ट्रैक 4 इज बेसिकली रिलेटेड टू प्राइवेट सिटीजन और पर्सनल इन्वॉल्वमेंट। हमने देखा कि ट्रैक 1 में कैसे जो है राज्य इंपॉर्टेंट है, ट्रैक 2 में कौन इंपॉर्टेंट है, तो गैर सरकारी संगठन इंपॉर्टेंट है, ट्रैक 3 में कौन इंपॉर्टेंट है, तो ट्रैक 3 में बिजनेस और व्यवसाय का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। उसी तरह ट्रैक 4 में निजी नागरिक, कोई भी निजी नागरिक के द्वारा जो और व्यक्तिगत प्रयास से शांति स्थापना की इसमें कोशिश की जाती है। कोई भी एबीसी, कोई भी निजी नागरिक जो है इसमें प्रयास कर सकता है खुद के अपने बेसिस पर। Second point is this includes the various ways that individual citizens become involved in peace and development activities through citizen diplomacy, exchange program, private voluntary organization। मतलब इसमें नागरिकों के व्यक्तिगत रूप से शांति प्रक्रियाओं में जुड़ने के बहुत सारे तरीके होते हैं। मतलब पूरा जो पीस प्रोसेस है उसमें इंडिविजुअल कैसे पार्टिसिपेट करे, इसके बहुत सारे प्रोसेस हो सकते हैं। जैसे कि एक शब्द है सिटीजन डिप्लोमेसी, यानी नागरिक जो डिप्लोमेसी का जो पूरा एक मतलब प्रयोग है उसको आप देख सकते हैं। जैसे ए नागरिक इंडिया में रहता है और सी नागरिक पाकिस्तान में रहता है, और दोनों आपस में इंटरेक्ट कर रहा है, और आपस में या आपस में किसी तरह का जो एक्सचेंज कर रहा है, या शादी से आ रहा है या कोई और माध्यम से आ रहा है, तो उससे भी एक तरह से आप शांति का संदेश बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। तो ट्रैक 4 को आप देख सकते हैं प्राइवेट सिटीजन के एक तरह से प्रयास के रूप में। ट्रैक 4 ट्रैक 5 डिप्लोमेसी जो है बेसिकली रिलेटेड टू रिसर्च, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन और पीस मेकिंग थ्रू लर्निंग। मतलब इसमें शोध, प्रशिक्षण तथा शिक्षा
को बहुत तवज्जो दिया जाता है और पूरा जो लर्निंग का प्रोसेस है उसके माध्यम से शांति की स्थापना की जाती है। मतलब ट्रैक 5 जो है पूरा का पूरा एडुकेशन और रिसर्च के साथ जुड़ा है, आपको याद रखना है। आपको याद रखना है अभी भी कैसे, ट्रैक 1 जुड़ा हुआ है स्टेट से, स्टेट आगे बढ़ाएगा। जैसे भारत में अगर कोई सरकार है, भाजपा की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, तो स्टेट के माध्यम से डिप्लोमेसी जाएगा। दूसरा जो है ट्रैक 2 जो है वो एनजीओ के माध्यम से, जैसे कोई भी इंडिया का कोई एक एनजीओ या दूसरे देश का कोई एनजीओ इंडिया के साथ या इंडिया दूसरे के साथ उस एनजीओ के माध्यम से संबंध बढ़ाता है। ट्रैक 3 में आपने क्या देखा कि किसके माध्यम से हो रहा था? ट्रैक थर्ड में था कि बिजनेस के माध्यम से, ट्रैक 3 में। और 4th में आपने देखा क्या, ट्रैक 4 में क्या था कि जो सिविक मतलब दो देशों के नागरिक आपस में खुद के अपने लेवल पे जो है डिप्लोमेसी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। और ट्रैक 5 में जो है ट्रेनिंग और रिसर्च प्रोग्राम एडुकेशन से जुड़ा हुआ है। सेकेंड पॉइंट, इट इज कनेक्टेड टू यूनिवर्सिटी प्रोग्राम, थिंक टैंक एंड स्पेशल रिसर्च सेंटर। मतलब यह जो है विश्वविद्यालय के कार्यक्रमों से थिंक टैंक और स्पेशल रिसर्च सेंटर के साथ जुड़ा। थिंक टैंक का क्या मतलब होता है आप जानना चाहेंगे? थिंक टैंक का मतलब होता है जो प्रत्येक देश में जो कुछ ऐसी संस्थाएं होती हैं, ऐसा सेंटर होता है जिसके जिम्मे सोचने और बुद्धि का काम होता है। वो सरकार को बहुत मदद करती है किसी भी विषय पर, जो है सरकार को अगर राय लेना होता है तो उस थिंक टैंक से लेता है। तो चूंकि ट्रैक 5 जो है वो पढ़ाई लिखाई और प्रशिक्षण से जुड़ा हुआ है, इसलिए थिंक टैंक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रेनिंग प्रोग्राम that seek to provide training in practitioner skills such as negotiation, mediation, conflict resolution and third party facilitation। तो जो इसमें वार्तालाप, मध्यस्थता या विवादों का समाधान इत्यादि व्यवसायिक कौशल को बढ़ावा देने संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम, ये सब इसमें जो है वो प्रयोग में लाए जाते हैं। मतलब आपको स्किल का डेवलपमेंट करना पड़ेगा इसमें खास तौर पे। और अगला पॉइंट है इसमें कि एडुकेशन इंक्लूडिंग PhD प्रोग्राम दैट covers various aspects of peace and world order studies and conflict analysis, management and resolution। मतलब शांति और विश्व व्यवस्था अध्ययन, जैसे इसमें बहुत सारे PhD प्रोग्राम इसमें शामिल है। अब जैसे कि शांति और विश्व व्यवस्था अध्ययन है, संघर्ष विश्लेषण है, प्रबंधन रोकथाम आदि पक्षों पर जो है इसमें शिक्षा दिया जाता है। PhD कार्यक्रम इसके अंतर्गत बढ़ा। अगला जो है वो है ट्रैक 6, और ट्रैक 6 के बारे में कहा जा सकता है एक्टिविज्म और पीस मेकिंग थ्रू एडवोकेसी, यानी सक्रियता और एडवोकेसी को मुवक्कल, या जो आप कहीं एडवोकेट जो करते हैं, आगे बढ़ के मामले को देखते हैं, उसके माध्यम से शांति स्थापना का यह प्रयास है। और इसके अंतर्गत एक्टिविज्म ऑन वेरियस इशूज लाइक डिसआर्मामेंट, ह्यूमन राइट्स, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस एंड एडवोकेसी ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप्स रिगार्डिंग स्पेसिफिक गवर्नमेंट पॉलिसीज। मतलब इसमें विभिन्न विषयों जैसे निशस्त्रीकरण, सामाजिक और आर्थिक न्याय और विशेष हित समूह और उसके विशेष सरकारी नीतियों के संदर्भ में इसमें खास जो है वो सक्रियता इसमें दिखाई जाती है ट्रैक 6 के अंतर्गत। अगला जो है वो है ट्रैक 7। ट्रैक 7 बेसिकली रिलीजन और पीस मेकिंग थ्रू फेथ इन एक्शन। मतलब यहाँ धर्म बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रैक 7 के अंतर्गत, यानी कि यहाँ धार्मिक क्रियाकलाप, विश्वास, मान्यता, ये सब के माध्यम से शांति स्थापन का प्रयास किया जाता है। इसके एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, बहुत सारे जो स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस कम्युनिटीज एंड सच मोरालिटी बेस्ड मूवमेंट एज पैसिफिज्म, सेंचुरी ऑन एंड नॉन वायलेंस, जो भी आध्यात्मिक और धार्मिक समाज है। और जैसे आप देखिए भारत में आयुर्वेद का जो पूरा ट्रेडिशन है, तो आयुर्वेद एक ऐसा ट्रेडिशन है जो कि वर्ल्ड वाइड डिप्लोमेसी को जोड़ने का काम कर सकता है ना। तो ये इस तरह के पीसफुल एक्टिविटीज, इस तरह के रिलीजन बेस्ड एक्टिविटी, हिंदुत्व जैसे आपके जो नोशन है भारत का, वो वर्ल्ड के को एक तरह से जोड़ने का काम करता है। आप देखेंगे बहुत सारे फॉरेनर्स इंडिया आते हैं और इंडियन रिलीजन को अपनाते हैं, शादी विवाह भी जो है इस रीजन के हिसाब से, इंडियन कल्चर के हिसाब से करते हैं। तो रिलीजन बहुत यहाँ इंपॉर्टेंट एक तरह से सेगमेंट है, वो आपको ध्यान देना है ट्रैक 7 के अंतर्गत। नेक्स्ट वन इज ट्रैक 8।
ट्रैक 8 का मुख्य बात है फंडिंग और पीस मेकिंग थ्रू प्रोवाइडिंग रिसोर्सेस। यहाँ यानी कि रिसोर्स प्रोवाइड करके संसाधन और फंड के माध्यम से शांति स्थापना का प्रयास किया जाता है। और इसमें जब आप फंडिंग की बात करते हैं तो बहुत सारे फंडिंग कम्युनिटीज़ हैं, तो फंडिंग कम्युनिटीज़ और इंडिविजुअल फिलैंथ्रोपिस्ट फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट, बहुत सारा जो फंडिंग स्रोत है या बहुत सारा परोपकार की भावना के लिए लिहाज से भी लोग एक दूसरे को मदद करते हैं। तो यहाँ फंडिंग कोई कर सकता है कहीं का भी। मान के चलिए कि श्रीलंका में जो है कोई एक सिटीजन है जो कि कोई एक गंभीर बीमारी से ग्रस्त है और उसको इंडिया का कोई जो है ट्रस्ट या कोई घराना या कोई सिटीजन जो है उसको फंडिंग करता हो, उसको 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 सुविधा प्रदान करता हो, फिलैंथ्रोपिस्ट सुविधाएं दे, उसको फाइनेंशियल सपोर्ट मिले, तो वो जो है इस ट्रैक के अंतर्गत आता है। And last one is track 9. Track 9 is basically communication and media is very important here, और peace making through information, यानी संचार और मीडिया अथवा सूचना के माध्यम से शांति स्थापना का इसमें प्रयास किया जाता है। And this is the realm of the voice of the people. यह लोगों की आवाज को बढ़ावा देने वाला पक्ष है, क्योंकि ये पहला पक्ष है जहां मीडिया इज जस्ट लाइक ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लोकल पीपल। यहाँ मीडिया जो है आम लोगों की नुमाइंदगी करता है, उसका प्रतिनिधित्व करता है, तो इस लिहाज से मीडिया इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाउ पब्लिक ओपिनियन गेट शेप्ड एंड एक्सप्रेस्ड बाय द मीडिया, फॉर एग्जांपल प्रिंट, फिल्म, वीडियो, रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एंड द आर्ट। और किस तरह से लोकमत को जो है लोकमत को मीडिया प्रभावित करता है अपने अलग अलग प्रकारों से, चाहे वो प्रिंट हो, अखबार में जो छपता है वो कैसे पब्लिक ओपिनियन को दिखाता है, या फिल्म है, कई बार फिल्म कैसे पब्लिक ओपिनियन को दिखाता है। जैसे कि एक फिल्म आई थी, आपको याद होगा, अनिल कपूर की एक फिल्म जिसमें कि नायक जैसे वो कैसे एक दिन का प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर बन के कैसे वो सुधार करता है और लोगों का उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो एक तरह से पब्लिक ओपिनियन का काम फिल्म भी करता है। वीडियो है, बहुत सारा आप देख के सीखते हैं उसको, रेडियो है, इलेक्ट्रॉनिक और जो भी आर्ट के मीडियम्स हैं, ड्रामा है, नाटक है, वो सब, नुक्कड़ है, वो सब भी जो है एक तरह से डिप्लोमेसी को बहाल करने का काम करता है। लेकिन आपको एक बात और ध्यान रखना है, 1 to 9 ट्रैक आपने देख लिया। अगर क्वेश्चन आता है डिस्कस मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी, तो आप डायरेक्ट 1 से 9 तक के डिप्लोमेसी को बता देंगे। लेकिन कई बार सवाल आते हैं डिस्कस मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी विथ स्पेशल रेफरेंस टू ट्रैक 1 एंड ट्रैक 2। वैसी स्थिति में आपके लिए जरूरी होगा कि यू हैव टू स्ट्रेस मोर ऑन ट्रैक 1 एंड ट्रैक 2। आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा कि आप ट्रैक 1 और ट्रैक 2 डिप्लोमेसी पे ज़्यादा विस्तार से लिखें। तो आप पहले क्या करेंगे, 1 से 9 तक को बता देंगे जैसे आपने बताया है संक्षेप में, लेकिन इसके साथ साथ आप उसको फिर 1 और 2 को बहुत डिटेल में बताएंगे। और डिटेल में बताने का मतलब है कि खास तौर पे आप बिल्कुल ही बुलेट पॉइंट में 5 विशेषताएं और 5 कमियां, 5 विशेषताएं और 5 कमियां अगर आप इस तरह से बता देते हैं तो आपके आंसर्स जो हैं वो ब्रॉड हो जाते हैं और आपको कोई भी एग्जामिनर होगा वो बिल्कुल ही आपको नंबर देने से अपने आप को रोक नहीं सकता है। तो आपको उस तरह से देखना पड़ेगा कि किस तरह से स्पेशल रेफरेंस विथ ट्रैक 1 एंड ट्रैक 2 में आपको क्या लिखना है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले से ट्रैक 1। तो जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया कि ट्रैक 1 इज पहला पॉइंट आप कर सकते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज फॉर्मल और ऑफिशियल डिप्लोमेसी। मतलब इसे औपचारिक अथवा जो है सरकारी डिप्लोमेसी कहते हैं, क्योंकि ये सरकार के द्वारा प्रायोजित है, हम जान रहे हैं। पहला पॉइंट है ये। दूसरा पॉइंट है ट्रैक 1 हैज़ द एबिलिटी टू यूज़ पॉलिटिकल पावर टू इन्फ्लुएंस द प्रोसेस एंड आउटकम्स। ट्रैक 1 में वार्तालाप की पूरी प्रक्रिया और परिणाम को प्रभावित करने के लिए राजनीतिक शक्ति प्रयोग करने की योग्यता होती है। मतलब चूंकि ये स्टेट के माध्यम से बढ़ाया गया है तो इसमें पूरा पॉलिटिकल पावर इसमें बहुत ज़्यादा है। तो पॉलिटिकल पावर है क्या चीज़ को करने का, पूरे इस नेगोशिएशन के प्रोसेस, बातचीत के प्रोसेस को प्रभावित करने का और पूरे परिणाम को प्रभावित करने का। तो ये दोनों चीज़ को प्रभावित कर सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है इसके लिए। अगला है पॉइंट नंबर 3, ह्यूज फाइनेंशियल रिसोर्सेज अवेलेबल, सो हाई लिवरेज एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन नेगोशिएशन।
मतलब इसमें अत्यंत वित्तीय संसाधन उपलब्ध होते हैं, इसलिए वार्तालाप लचीला होता है, बहुत सुलभ होता है। मतलब ह्यूज फाइनेंशियल रिसोर्स कैसे है यहाँ, क्योंकि ये स्टेट के द्वारा प्रायोजित है, तो स्टेट के पास अपना ट्रेजरी है, अपना खजाना है, वो उसके पास अपना एक पूरा रिसोर्स है बातचीत को बहाल करने के लिए, फॉरेन मिनिस्ट्री और ये सब के तहत। तो अगर आपके पास अच्छे रिसोर्सेज होंगे तो जो नेगोशिएशन का प्रोसेस होगा वो बिना किसी डेडलॉक के, बिना किसी कमी के, बिना किसी रुकावट के जो है वो आगे बढ़ते रहता है। तो ये बहुत खासियत है इसका। फोर्थ पॉइंट इज यूजिंग मिलिट्री पावर इफ ए पार्टी वायलेट्स द ट्रीटीज। मान के चलिए दो देश के बीच बातचीत हो रहा है और कोई एक देश अगर उस संधि को नहीं मानता है तो जो पक्ष संधि को तोड़ता है उसके ऊपर दंड स्वरूप सैन्य शक्ति का भी प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपको पहले ही बताया गया ये फॉर्मल है यानी औपचारिक है, इसलिए यहाँ सारे जो नियम कानून और जो विधान बनाए जाएंगे, जो कानून बनाए जाएंगे, उसको जो है अक्षरशः दोनों देश जो है वो उसको पालन करेंगे। दैट्स वाई कि इफ एनीबडी विल वायलेट्स इट देन यू हैव टू पनिश। नेक्स्ट पॉइंट इज वेरियस इंटेलिजेंस सोर्सेज फॉर इन डेप्थ नॉलेज। मतलब इसमें गहरी सूझबूझ के लिए बहुत सारे इंटेलिजेंस स्रोत का जो है यह इसमें कार्य करते हैं। जैसे कि आपको नॉलेज लेना है अपने काउंटर पार्टनर के बारे में, अब दूसरे देश के बारे में, तो आपके पास बहुत सारे जो है सूचना तंत्र होता है, बहुत सारे इंटेलिजेंस सोर्स होता है, ताकि आप उसके बारे में एक एक इंफॉर्मेशन जो है आप इसमें उससे हासिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है इसको देखते हैं। जो दूसरा है आपने 5 जो भी मेरिट्स देखा, उसके अलावा वीकनेसेस भी इसका एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। वीकनेस में पहला जो है वो है कि ट्रैक वन डिप्लोमेसी इफेक्ट्स बाय पावरफुल कंट्री, माइट इज राइट और स्ट्रॉन्गर नेशन और पार्टी कैन सप्रेस वीकर नेशन और पार्टी। देखिए मतलब ट्रैक वन डिप्लोमेसी की पूरी प्रक्रिया में जो शक्तिशाली देश है वो द्वारा जो है ये प्रभावित होता है, क्योंकि शक्तिशाली जो देश है वो अपना वर्चस्व इसमें स्थापित करके रखता है। यानी जो पूरा कहावत है जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो शक्तिशाली है वो कमजोर देश पे अपना दबदबा बनाता है। ये जो है नाम का रह जाता है कि ये दो देशों के बीच है और दो देशों के बीच शांति स्थापना का प्रयास किया जाता है। लेकिन अगर आप जैसे आप सोचिए कि अगर अमेरिका नेपाल के साथ कोई ट्रीटी करता है और वो कहता है हम जो है ट्रैक वन कर रहे हैं, लेकिन उस पूरे ट्रीटी के स्वरूप में किसका पलड़ा भारी होगा? ऑब्वियसली अमेरिका का। तो इसका व्यवहारिक पक्ष यही होता है कि जो शक्तिशाली देश है वो कमजोर देश के ऊपर चढ़ जाते हैं। जो दूसरा वीकनेस है वो ये है कि ट्रैक वन नॉर्मली क्लोज डाउन एट peak of conflict. In other words, reducing communication when it is needed most. जो दूसरी कमी है वो ये है कि जब भी सामान्यतः ट्रैक वन सामान्यतः बंद हो जाता है संघर्ष के समय, जब संघर्ष का टाइम है, बहुत कॉन्फ्लिक्ट है दो देशों के बीच में, तो ट्रैक वन यानी बातचीत ही बंद हो जाती है। जैसे आप देखिए अभी चाइना के साथ इंडिया का हो रहा है, तो जैसे प्रॉब्लम स्टार्ट होता है हम डायलॉग बंद कर लेते हैं। मतलब जहाँ जिस समय में डायलॉग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, उसी समय कम्युनिकेशन खत्म हो जाता है। तो इस तरह के प्रयास को इससे झटका लगता है। तीसरा जो प्रॉब्लम है वो ये है ऑफिसर्स और ब्यूरोक्रेट्स कांट स्पीक अगेंस्ट लीडर्स, देयरफॉर रिजिड और डिले इन नेगोशिएशन। जो नेता हैं उसके खिलाफ अफसर या नौकरशाह एक शब्द नहीं बोलते। इसलिए नहीं बोलते क्योंकि जो अफसर या नौकरशाह हैं वो ब्यूरोक्रेट होते हैं और जो लीडर्स हैं वो पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा होता है। तो ब्यूरोक्रेट्स जो है वो अपनी राय कई बार स्वतंत्र रूप से नहीं दे पाते हैं, और अगर वो ऐसे नहीं दे पाते हैं तो राजनीतिक वजहों से कई बार जो है वार्तालाप की पूरी प्रक्रिया बंद हो जाती है। और फाइनली जो ट्रैक वन डिप्लोमेसी इज अफेक्टेड बाय इलेक्टोरल रोल। जो चुनावी चक्र है, मान के चलिए वहाँ पे चुनाव आने वाले हैं, तो चुनाव में वहाँ के लोगों का इमोशनल वोट पाने के लिए वहाँ के नेता जो है खराब संबंध बना के रखेंगे, या फिर हमारे नेता कई बार जो है वो संबंध को डेडलॉक करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे, इसलिए क्योंकि वो बुलाएंगे, बोलेंगे कि हम तो उसमें अटैक करने वाले हैं, ताकि उसका जो है चुनाव पे असर पड़े। तो कई बार शांति की पूरी प्रक्रिया चुनावी चक्र के दौर में भी जो है वो प्रभावित होती है। उसी तरह नाउ वी कैन सी ट्रैक टू डिप्लोमेसी इन ए डिटेल्ड वे। सो अब हम उसके फीचर्स को देखेंगे। तो पहला फीचर है अगेन कि ट्रैक टू डिप्लोमेसी नोन एज अनऑफिशियल इनफॉर्मल इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स।
यानी इसे अनौपचारिक या गैर सरकारी अंतःक्रिया के रूप में देखते हैं। यानी इंटरेक्शंस तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये अनऑफिशियल और इनफॉर्मल है, यानी गैर सरकारी और गैर और अनौपचारिक है। सेकंड, फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल प्रेशर एंड लीडर्स, यह राजनीतिक दबाव और नेताओं से मुक्त होता है। ये इसकी खासियत है, क्योंकि ट्रैक 1 जो है वो उससे प्रभावित होता है, वो उससे मुक्त होता है। थर्ड वन इज नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्टोरल साइकिल, चूँकि ये चुनावी चक्र से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि ये स्टेट के द्वारा लेड नहीं है, राज्य के द्वारा प्रायोजित नहीं है, इसलिए ये जो है मुक्त होता है। विभिन्न प्रकार के चुनाव हो रहे नहीं हो रहे, क्योंकि इंडिपेंडेंट जो भी NGOs या सिविल सोसाइटी काम करती है वो उससे प्रभावित होकर नहीं करती है। फोर्थ पॉइंट इज सोशल, इकोनॉमिक एंड लोकल पॉलिटिकल ग्रुप्स बिकेम मोर पावरफुल। इसके अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक व स्थानीय राजनीतिक समूह अत्यधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, सोशल ग्रुप्स है, इकोनॉमिक या बिजनेस ग्रुप हैं या लोकल पॉलिटिकल ग्रुप हैं, वो सभी बहुत पावरफुल हो जाते हैं ट्रैक 2 में। एंड फिफ्थ वन इज इफेक्टिव बोथ एट प्री वायलेंट एंड पोस्ट वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट स्टेज। ये जो है हिंसा के पूर्व और हिंसा के बाद दोनों ही स्थिति में ये बहुत प्रभावी होता है, क्योंकि हिंसा के पूर्व सिविल सोसाइटी का प्रमुख काम होता है लोगों को हिंसा की तरफ जो है वो प्रेरित ना हो, लोग जो है हिंसा ना करे, शांति स्थापना के लिए प्रयास करे। इसीलिए जो है ये हिंसा के पूर्व के भी इसकी प्रासंगिकता है, और हिंसा अगर हो चुका है, वहाँ जान माल जो है वो की हत्या हो चुकी है, उनकी जानें जा चुकी हैं, और वास्ट लेवल पे जो है वो डिस्ट्रॉय हुआ है, तो उसके बाद जो है फिर से पीस बिल्डिंग के काम में जो ये NGOs हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो ख़ास बात है ये इसके फीचर्स। जहाँ तक वीकनेसेस का सवाल है, तो जो पहला वीकनेस है वो यही है कि लैक पॉलिटिकल पावर, मतलब एंड लिमिटेड एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस फॉरेन पॉलिसी एंड पावर स्ट्रक्चर। मतलब राजनीतिक शक्ति का अभाव होता है इसके पास, क्योंकि ये सरकार का तो अंग नहीं है, तो इसको राजनीतिक शक्ति नहीं होती है। यही कारण है कि विदेश नीति और शक्ति संरचना जो सत्ता का खेल है उसको सीमित रूप से प्रभावित करता है, या बिल्कुल सीमाएं हैं कि वो उसको प्रभावित नहीं करता है। तो ये एक बहुत बड़ी कमी या सीमा के रूप में ट्रैक 2 की। जो दूसरी कमी है ट्रैक 2 की, वो ये है कि ट्रैक 2 इंटरवेंशंस कैन टेक टू लॉन्ग टाइम, यानी जो हस्तक्षेप है, इसका जो प्रयास है ट्रैक 2 का, वो अत्यधिक समय लेता है। मान के चलिए कहीं पे शांति स्थापना के लिए पहल कर रहे हैं और ट्रैक 2 वाले कर रहे हैं, यानी NGOs कर रहे हैं, तो वो चूंकि स्टेट का पार्ट नहीं है तो वो बहुत इजीली चैनलाइज नहीं हो पाता, उसमें समय लगता है। 2 NGOs मिलके कर रहे हैं, NGOs अपने स्तर पे बातचीत की प्रक्रिया को बढ़ाना चाहता है, शांति स्थापना करना चाहता है, तो बहुत जो है सरल प्रक्रिया नहीं होती है, बहुत जटिल प्रक्रिया होती है, इसलिए वो अधिक से अधिक समय इस पे लगता है। थर्ड वन इज ट्रैक 2 हैज़ लिमिटेड एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस चेंज एट द वॉर स्टेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ये एक बहुत बड़ी कमी है ट्रैक 2 डिप्लोमेसी की, खासतौर पे जब युद्ध का समय होता है, जब अव्यवस्था की स्थिति होती है, तो वैसी स्थिति में बहुत कम प्रभावित कर पाता है ट्रैक 2 डिप्लोमेसी, क्योंकि ये सरकार का हिस्सा नहीं है, इसके पास रिसोर्स नहीं है, इसके पास उस तरह से मिलिट्री पावर नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा उसको प्रभावित नहीं कर पाता है। तो ये जो है तीसरी कमी आपने देखा। जो फोर्थ जो कमी है वो है लैक ऑफ रिसोर्स ड्यूरिंग नेगोशिएशन एंड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्रीमेंट। चूँकि जो नेगोशिएशन पीस के लिए नेगोशिएशन प्रोसेस होता है, तो वार्ता के दौरान और जो ट्रीटी है, जो संधि के क्रियान्वयन के लिए इनके पास बहुत सीमित संसाधन होते हैं, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि स्टेट के पास इसलिए बहुत ज़्यादा संसाधन होते हैं क्योंकि स्टेट के पास एक ट्रेजरी है, एक तरह से एक खजाना है उसको खर्च करने के लिए, लेकिन इनके पास नहीं है, ये वॉलंटरी लेवल पे काम करते हैं, तो इनके पास बहुत सीमित संसाधन होते हैं, जो इसकी प्रमुख कमी के रूप में आप इसको देख सकते हैं। उसी तरह अगला पॉइंट है कि नॉट इफेक्टिव इन ऑथोरिटेरियन रिजीम वेयर लीडर्स डोंट टेक एडवाइस फ्रॉम लोअर लेवल और लोकल लीडर्स। ये जो है सर्वसत्ताधिकारवादी या तानाशाही शासन पद्धति में जो है ये बहुत प्रभावी नहीं होता है।
क्योंकि इसके अंतर्गत जो है जो निचले स्तर के नेता या स्थानीय नेता के सलाह को नहीं माना जाता है, तो इसीलिए जो है ये वैसे शासन पद्धति में जो है ये सफल नहीं हो सकता है। तो आपने देखा कि ये डिफरेंट आपने देखा दो तरह से हमने इस नोट्स को देखा। पहले भाग में हमने क्या किया कि 1 to 9 ट्रैक को बताया, और 1 to 9 जो ट्रैक है डेट इज बेसिकली नोन एज मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी। अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी, देन यू हैव टू कंफर्म अबाउट इट कि ट्रैक 1 प्लस ट्रैक 2 प्लस ट्रैक 3 और ट्रैक 9 तक इज कॉल्ड मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी, एंड द टर्मिनोलॉजी मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी वाज क्वाइंड बाय लुइस डायमंड। तो ये एकदम आपके जहन में होना चाहिए। और सवाल भी जो है दो तरीके से आएंगे, या तो वो मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी को डिफाइन करने के लिए बोलेगा, या फिर बोलेगा व्हाट इज मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी विद स्पेशल रेफरेंस टू ट्रैक 1 एंड ट्रैक 2। तो आप ऐसे ही पहले संक्षेप में बना देना है आपको मल्टी ट्रैक 1 to 9 को, और ये एक जो मैप है, मैप के साथ आप बनाइएगा वो मैप, और उसके बाद फिर आप मल्टी ट्रैक ट्रैक 1 और ट्रैक 2 को ज़्यादा डिटेल से उसके फीचर्स और उसकी कमियां के साथ जो है जब आप बताएंगे तो आपका नोट्स जो है वो पूरा होगा। और जैसे कि आपको बहुत वन लाइनर मैंने बोला याद रखने के लिए कि जैसे ट्रैक 1 डिप्लोमेसी है वो स्टेट लेड है, आपको पता है। जो ट्रैक 2 डिप्लोमेसी है वो एनजीओ या प्रोफेशनल लेड है। ट्रैक 3 डिप्लोमेसी जो है वो बिजनेस पर्पज से या कॉमर्स पर्पज से किया जाता है। ट्रैक 4 डिप्लोमेसी जो है वो एडुकेशन से, ट्रैक 4 डिप्लोमेसी जो है वो प्राइवेट सिटीजन के माध्यम से आगे बढ़ाया जाता है। ट्रैक 5 डिप्लोमेसी जो है वो रिसर्च, ट्रेनिंग, एडुकेशन से जुड़ा हुआ है। ट्रैक 6 डिप्लोमेसी जो है वो एक्टिविज्म से जुड़ा हुआ है या एडवोकेसी से जुड़ा हुआ है, जो सक्रियता और मुवक्किली के माध्यम से बढ़ाया जाता है। ट्रैक 7 जो है वो रिलीजन के साथ जुड़ा हुआ है। ट्रैक 8 जो है वो फंडिंग और जो फिलेंथ्रोपी की वो परोपकार और ये सब करते हैं उसके साथ जुड़ा हुआ है। और ट्रैक 9 जो है वो कम्युनिकेशन एंड मीडिया के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसको आपको बिल्कुल अपने टंग पे रखना है, और ये क्वेश्चन आएंगे और आप बिल्कुल इसी तरह से इसको एग्जाम में लिख दीजिएगा। आप बिल्कुल ही निश्चिंत रहिए कि बहुत अच्छे मार्क्स होंगे आपको, और जो मैं 5 या 6 टॉपिक आपको करवाऊंगा आपको इसी तरह से नोट्स बना लेने हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका विशेष आभार कि आपने इस वीडियो को देखा। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड दिस चैनल लिंक विथ योर फ्रेंड्स, विथ योर पीयर ग्रुप्स और दूसरे कॉलेजेस के भी जो ग्रुप्स हैं स्टूडेंट्स के, ताकि वो उसको देख के जो है लाभ उठाएं। थैंक यू सो मच।